नमस्कार साथियों, आईसीसी बाय इंद्र कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं के स्टूडेंट के लिए जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है जो फरवरी में एग्ज़ाम देंगे 2025 उसके लिए हम नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव का सीरीज लाया हूँ। एक सीरीज हो चुका है फर्स्ट, उसमें हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक बता दिए हैं और आज जो है फिर हम चैप्टर नंबर 8 से पढ़ाना शुरू करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाना शुरू करते हैं। और आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा। लगभग 3 वॉल्यूम में हम इस वीडियो को लाएंगे और 3 वॉल्यूम में ही पूरा नॉन हिंदी का जो 23 चैप्टर है उसको हम एंड कर लेंगे। पहला वॉल्यूम आ चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर नॉन हिंदी का प्लेलिस्ट बना होगा। चैप्टर नंबर 1 से 7 हो चुका है एक ही वीडियो में, 1 घंटा की वीडियो है। फिर आज एक वीडियो लाते हैं और एक वीडियो और लाएंगे, उसमें कंप्लीट ही हिंदी को कर देंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे की दुआ एक खाली डैश है। बच्चे की दुआ एक खाली डैश है। चैप्टर है 8। प्रार्थना गीत, लोकगीत, भक्ति गीत, सामूहिक गीत। तो आप लोग को पता होगा यह एक प्रार्थना गीत है। कौन गीत है? प्रार्थना गीत। बच्चे की दुआ कैसा गीत है? प्रार्थना गीत है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक का अर्थ है, मतलब नेक का क्या अर्थ होता है? नेक का अर्थ क्या होता है? नेक का अर्थ क्या होता है? अच्छा होता है कि बुरा होता है कि व्यवहार होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो नेक का अर्थ जो है इसमें से ए ऑप्शन सही जाएगा, 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं, वेट कीजिएगा आप लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प निहित है। कबीर के पद में कि पीपल में कि बच्चे की दुआ में कि सुदामा चरित्र में? तो इसका सही जवाब है बच्चे की दुआ में, 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? मोहम्मद इकबाल अपने दम पर किसका अंधेरा दूर करना चाहता है? घर का, मोहल्ले का, देश का, दुनिया का? तो मोहम्मद इकबाल जो है अपने दम पर दुनिया का अंधेरा दूर करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जईफ का अर्थ होता है जवान, जुल्फों वाले, वृद्ध, बालक। तो इसका अर्थ होता है जईफ का वृद्ध। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कभी अल्लाह से किस चीज़ से बचाने की दुआ करता है? भलाई से, अच्छाई से, बुराई से, सच्चाई से? तो इसका सही जवाब है बुराई से। कभी अल्लाह से किस चीज़ से बचाने का दुआ करता है? बुराई से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इस कविता का रचयिता कौन है? अर्थात बच्चे की दुआ कविता का रचयिता कौन है? कबीर, बिहारी, शंकर शैलेंद्र, मोहम्मद इकबाल? तो इसका रचयिता है मोहम्मद इकबाल, 7 का डी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस पर खाली डैश मुझको रिक्त स्थान को पूर्ति करे। तो इसका सही जवाब है 8 का ए, चलाना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ रहे हैं, वेट कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। 9 कह रहा है खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ किस कविता में मांग की गई है? सुदामा चरित्र में, बच्चे की दुआ में, कबीर में, तू जिंदा है तो में? तो इसका सही जवाब है बच्चे की दुआ, 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बच्चे की दुआ कविता में कवि किन चीज़ों की चाह रख रहा है? दुनिया
के अंधेरे को मिटा सके, हमारे दम से वतन की सुंदरता बढ़े, दर्दमंद और वंचितों का हिफाजत कर सके, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा 10 का डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिन्नत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जिन्नत। उपयुक्त दोहा में जिन्नत का अर्थ क्या है? शिक्षा, शोभा, फुलवारी की भलाई। तो इसका सही जवाब है शोभा, 11 का बी। 12 क्वेश्चन कर रहा है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पर चलाना मुझको। दोहा किस कविता की है? बच्चे की दुआ, करमवीर, सुदामा चरित, खुशबू रचते हैं हाथ। तो यह है बच्चे की दुआ चैप्टर की, 12 का ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है, जिंदगी ही मेरी परवाने की सूरत, या रब पंक्ति किस कविता से है? ऑप्शन ए है बच्चे की दुआ, बी है कबीर के पद से। कबीर के पद तो नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा बच्चे की दुआ से, 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन है, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? झांसी की रानी, खुशबू रचते हैं हाथ, बच्चे की दुआ, करमवीर। तो दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए दूर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? इसको आप होमवर्क के रूप में लिखिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। इस तरह से छात्रों हमने चैप्टर नंबर 8 के सारे ऑब्जेक्टिव को देखने का प्रयास किए। जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव था, लगभग 14 क्वेश्चन हमको मिला जो वीवीआई था। फिर हम चैप्टर नंबर 9 पर आ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 9 क्या है देखिएगा आप लोग। चैप्टर नंबर 9 कह रहा है, अशोक का शस्त्र त्याग। पहला क्वेश्चन है, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? ऑप्शन ए है अशोक का शस्त्र त्याग, बी है ठेस, सी है विक्रमशिला, डी है हौसले की उड़ान। तो इसका सही जवाब है ए, अशोक का शस्त्र त्याग पंक्ति का ये लाइन है, पंक्ति है। आप लोग को पता होगा 2 फरवरी को सरस्वती पूजा है। ठीक, अगर आप कोई सहयोग करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कीजिएगा, 82 27 98 43 और 99। फिर से एक बार लिख देते हैं, 82 27 98 43 99। यही फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर, सारे नंबर यही है। अगर जो कुछ सहयोग करना चाहते हैं आप लोग भेजकर स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। अगर जिसको मन होगा भेजिएगा, जिसको मन हो नहीं होगा नहीं भेजिएगा, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और 2 फरवरी को जब सरस्वती पूजा होगा, फिर 3 फरवरी को भसान होगा, तो आप लोग को हम लाइव दिखलाएंगे वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि किसने कहा था? अकबर ने, अशोक ने, चाणक्य ने, औरंगजेब ने। तो इसका सही जवाब होगा 2 का बी, अशोक ने। बुद्धम शरणम गच्छामि किसने कहा था? अशोक ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 क्या है? कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका? ए है 6 साल, बी है 2 साल, सी है 5 साल, डी है 4 साल। तो इसका सही जवाब है 4 साल। क्वेश्चन नंबर 4, स्वयं पकड़ में आना अर्थ है आत्म परिवर्तन का, आत्मसमर्पण का, आत्मघात का, आत्महत्या का। तो इसका सही जवाब है आत्मसमर्पण का, 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा किसने कहा था? सेना ने, अशोक ने, पुलिस ने, चंद्रगुप्त ने।
तो इसका सही जवाब है अशोक ने कहा था मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा यह पंक्ति किसने कही? पद्मा ने, सैनिक ने, सेनापति ने, अशोक ने। तो इसका सही जवाब है 6 का डी, अशोक ने कहा था मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, कलिंग संबंधित है रानी लक्ष्मीबाई से, पद्मा से, अशोक से, इनमें से किसी से नहीं। तो कलिंग जो संबंधित है आप लोग को पता होगा, कलिंग जो संबंधित है रानी लक्ष्मीबाई से तो नहीं होगा, अशोक से नहीं होगा, बी ऑप्शन बचा है और डी ऑप्शन। तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या इसका सही जवाब होगा, कलिंग किससे संबंधित है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। 8 कह रहा है 4 साल चला कौन युद्ध? कलिंग का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो 4 साल कौन युद्ध चला था? कलिंग का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया था? अशोक ने, पद्मा ने, लक्ष्मीबाई ने, सेनापति ने। तो वो किसने दिया था आप लोग को पता होगा, अशोक ने दिया था। 9 के बाद 10, पद्मा का संबंध है, पद्मा का संबंध किस लड़ाई से आप लोग बताइएगा? बक्सर की लड़ाई से, 1857 की क्रांति से, कलिंग युद्ध से, प्लासी की लड़ाई से। तो पद्मा का संबंध जो है 10 का सी, कलिंग युद्ध से। बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ रहे हैं, वेट कीजिएगा आप लोग। 11 देखिए, बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक और उसके सभी सरदार किस रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे? लाल, पीला, सफेद कि नीला? तो इसका सही जवाब है पीला वस्त्र सभी धारण किए थे। 11 के बाद 12 कह रहा है कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती हैं? पुरुष की, स्त्रियों की, यक्षों की, किन्नरों की? तो स्त्रियों की सेना निकलती है कलिंग दुर्ग खुलने पर। हम इसको डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको रिवीजन करवा देते हैं फास्ट में। अपने पाठ पुस्तक में बंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखित एकांकी है? अशोक का शस्त्र त्याग, बाल गोविंद भगत, हुंड्रू का जलप्रपात, ठेस? तो सही जवाब है अशोक का शस्त्र त्याग। क्वेश्चन नंबर 14, पद्मा कौन है? कलिंग महाराज की बेटी, मगध की राजकुमारी, कलिंग की रानी, मगध की रानी? तो इसका सही जवाब है कलिंग महाराज की बेटी है पद्मा। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक का शस्त्र त्याग गद्य कौन सी विधा है? रेखाचित्र, कहानी, एकांकी, नाटक? तो ये एकांकी है, 15 का सी। 16, सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देता है? कलिंग महाराज के सामने, कलिंग के सेनापति के सामने, और एक ऑप्शन है पद्मा के सामने, किसी के सामने नहीं। तो इसका सही जवाब होगा पद्मा के सामने, 16 का सी। 17, जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है, यह किसका कथन है? अशोक की, पद्मा की, कलिंग महाराज की, कलिंग के सेनापति? तो ये है सम्राट अशोक की। 18, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी किसकी रचना है? प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिवपूजन है, बंशीधर? तो यह है बंशीधर श्रीवास्तव का। 19 कह रहा है अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते क्योंकि वह राजकुमारी थी, स्त्री थी, कमजोर थी, युद्ध नहीं जानती थी। तो वह स्त्री थी इसीलिए नहीं चलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास करती हैं? अशोक का शस्त्र त्याग, हौसले कुरान, झांसी की रानी, दीनबंधु निराला?
इसका सही जवाब है अशोक का शस्त्र त्याग। 21 अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। पद्मा ने, कलिंग महाराज ने, सम्राट अशोक ने, गुप्तचर ने, सम्राट अशोक ने। 21 का सी। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर क्या कह रहा है, शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, जैन धर्म, पारसी धर्म, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म। तो अशोक जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। 22 के बाद 23 नंबर, अशोक ने किस युद्ध में शस्त्र त्याग दिया था, पानीपत में, क्वेश्चन है अशोक ने किस युद्ध से शस्त्र त्याग दिया, पानीपत युद्ध से, कलिंग में, हल्दी घाटी में, बक्सर में। तो इसका सही जवाब होगा कलिंग के युद्ध में। 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, गाली नहीं दूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। तो इसका सही जवाब होगा 24 का ए, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25, अशोक के शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में मगध के सैनिकों के शिविर कहाँ लगे थे, पहाड़ के नीचे, नदी के किनारे, मैदान में, झरना के पास। तो पहाड़ के नीचे था कि नदी के किनारे के मैदान में कि झरना के पास। तो इसका सही जवाब है 25 नंबर का सी, मैदान में। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, चैप्टर नंबर 10 पे। चैप्टर नंबर 10 है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, चैप्टर नंबर 10 है। क्वेश्चन है ईर्ष्या का क्या काम है, बुझाना, समझाना, जलाना, तड़पाना। तो ईर्ष्या का जो काम है वह है 1 का सी, जलाना। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ईर्ष्यालु व्यक्ति आनंद नहीं उठा पाता है जो दूसरे के पास है, जो उसके पास मौजूद है, जो पड़ोसी के पास है, जो भाई के पास है। तो इसका सही जवाब होगा 2 का बी, जो उसके पास मौजूद हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, चिंता को लोग क्या कहते हैं, चिता, सजा, खटिया, पलंग। तो चिंता को लोग चिता कहते हैं। 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4, ईर्ष्या को क्या कहा गया है, प्रतिष्ठा, अभिशाप, प्रशंसा, अनोखा वरदान। तो इसे कहा गया है अनोखा वरदान। 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5, दिनकर किस रचनाकार के नाम से जुड़ा है, गोपाल सिंह नेपाली, रामधारी सिंह, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद्र। 5 का बी, रामधारी सिंह। क्वेश्चन 6, किसके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था, विभव नहीं होगा, यहाँ होगा वैभव। किसके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था, डॉक्टर के, सिपाही के, ठेकेदार के, बीमा एजेंट। तो इसका सही जवाब होगा बीमा एजेंट के। 6 का डी। 7वां, नेपोलियन भी स्पर्धा करता था किससे, रसेल से, सीजर से, मोदी से, इमरान से। तो ये रसेल जो है स्पर्धा करता था सीजर से, नेपोलियन जो स्पर्धा करता था किससे, सीजर से। 7 का सी, ये क्या कहते हैं बी, 7 का बी याद रखिएगा, सीजर से। 7 का बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, वेट कीजिएगा, 8 पर आ रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा तो आप लोग ऑप्शन में बता दीजिएगा, उससे हम सुधार कर देंगे। हमें नहीं होना चाहिए दयालु, कमायु, ईर्ष्यालु, परोपकारी। तो सबको पता है हमें नहीं होना चाहिए ईर्ष्यालु। 8 का सी। 9, निंदा है ईर्ष्या की माँ का नाम, ईर्ष्या की छोटी बेटी का नाम, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम, ईर्ष्या की नानी का नाम। तो इसका सही जवाब है 9 का सी, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम। 10,
वकील साहब क्या है? ईर्ष्यालु है, परोपकारी है, उदासीन है, राजनीतिज्ञ है। तो वकील साहब जो है ईर्ष्यालु है, 10 का ए। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर है उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, कवि। तो मूल रूप से जो है रामधारी सिंह दिनकर जो है 11 का डी कवि हैं। 12 तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह पंक्ति किसका है? महात्मा गांधी का, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का, दिनकर का, निराला का। तो ये पंक्ति जो है 12 का बी ईश्वरचंद्र और विद्यासागर जी का है। क्वेश्चन नंबर 13, यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। यह पंक्ति किसका है? माओ त्सो-तुंग की, लेनिन की, और एक दो ऑप्शन होगा। सी है नीत्शे की, डी है कार्ल मार्क्स की। तो ये है नीत्शे की, 13 का सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में। तो रामधारी सिंह दिनकर का अगर आप बात कीजिएगा जन्म का, तो 14 का सी रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था बिहार में, 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15, लेखक के अनुसार निंदा की माँ खाली डैश हैं। ईर्ष्या, प्रशंसा, खुशी, हंसी। तो लेखक के अनुसार निंदा की माँ ईर्ष्या है, 15 का ए। 16 ईर्ष्या का संबंध होता है प्रेम से, हर्ष से, प्रगति से, प्रतिद्वंदिता से। तो ईर्ष्या का संबंध होता है प्रतिद्वंदिता से। 17 ईर्ष्या सबसे पहले किसको जलाती है? जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, जिसके प्रति उसका जन्मदाता होता है। सी है ए और बी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 17 का ए, जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। 18 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी, निबंध, रेखा चित्र, उपन्यास। 18 का बी निबंध। 19 नंबर, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। 19 के बाद आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते हैं? डॉक्टर, शिक्षक, बीमा एजेंट, फौजी। 20 का सी बीमा एजेंट। 21 रामधारी सिंह दिनकर के किस निबंध में जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी की है? अशोक का शस्त्र त्याग, विक्रमशिला, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, हौसले की उड़ान। तो इस चैप्टर का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तनावों को कम करने में व्यक्ति की अपनी खाली डैश खास योगदान देती हैं। परमात्मा, अंतरात्मा, योग्यता, बौद्धिकता। तो 22 का बी है अंतरात्मा। 23 सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, चिकित्सा का चक्कर, दीदी की डायरी। डी है खेमा। 23 का ए ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। 24 नंबर देखिए आप लोग, बाजार की मक्खियां को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह किसने कहा था? तो यह कहा था नीत्शे ने। 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25 पर आइए आप लोग। 25 कह रहा है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया है जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खाली डैश होती है। ए कह रहा है बदल जाती है, बी कह रहा है उन्नत हो जाती है, सी कह रही खराब हो जाती है, डी कहती है सुखी हो जाती है। तो ये खराब हो जाती है, 25 का सी। 26 किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? गरीबी, अमीरी, झूठ बोलना, सद्गुणों का ह्रास। तो इसका सही जवाब है किसी व्यक्ति का पतन का कारण क्या होता है। तो इसका क्या सही जवाब होगा? आप लोग इसे होमवर्क के रूप में रखिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर देश के दंश के दाह को कौन भोगता है?
कृपालु व्यक्ति, संकोची व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति, दयालु व्यक्ति। 27 का सी ईर्ष्यालु व्यक्ति। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 28। जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो क्या होता है? सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है, दुखी हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, खुश हो जाता है। तो 28 का ए होगा, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है। तो छात्रों, हमने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट किए, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इसमें टोटल 28 क्वेश्चन था, उसको हम बताने का प्रयास किए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर 11 पे, कबीर। चैप्टर नंबर 11 का नाम है कबीर, आप लोग को भी पता होगा। चैप्टर 11 है कबीर के पद। पहला क्वेश्चन है, भक्ति काल के कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली, अरुण कमल, और एक दो ऑप्शन है, देख लेते हैं उसको भी। सी है बिहारी, डी है कबीरदास। तो एक का होगा कबीर दास, एक का टी। दूसरा क्या है देखिएगा आप लोग, दूसरा कह रहा है कागज का अर्थ है पृथ्वी, कलम, स्याही, कागज। तो इसका अर्थ है कागज, दो का डी। क्वेश्चन नंबर 3, मैं कहता हूँ आँखीन देखी, तू कहता कागज की लेखी। पंक्ति उद्धृत है कबीर के पद से, पीपल से, करमवीर से, बिहारी के दोहे से। इसका सही जवाब है कबीर के पद से। चौथा क्वेश्चन, कबीर के पद के रचनाकार कौन है? शंकर शैलेंद्र, नरोत्तम दास, अरुण कमल, कबीर दास। इसका सही जवाब है कबीर दास, 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5, मौके कहाँ ढूंढे बंदे? मौके में मौके कहा गया है शैतान को, भगवान को, इंसान को, नादान को। तो मौको कहाँ ढूंढे बंदे में मौको कहा गया है भगवान को, 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6, कबीर ने बाह्य आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया है? करारा प्रहार किया है, खूब प्रचार किया, भरपूर समर्थन, भरपूर सम्मान। तो 6 का ए करारा प्रहार किया है। 7वां क्वेश्चन है, कबीर ने कागज की लेखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की है? ए है कानों सुनी, बी है आँखीन देखी, सी है बातें सुनी, डी है उपयुक्त सभी। तो 7 का बी होगा आँखीन देखी। 8वां कर है, मौको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। प्रस्तुत पंक्ति उद्धृत है बिहारी के दोहे से, पीपल से, कबीर के पद से, झांसी की रानी से। इसका सही जवाब है कबीर के पद से। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, मौको का अर्थ है उसका, इसका, मुझको, तुम्हारा। 9 का सी मुझको। 10वां, कबीर किस काल के कवि है? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। तो ये हैं भक्ति काल के। 11, कबीर किस भक्ति धारा के कवि है? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, दोनों, किसी के नहीं। तो कबीर जो है निर्गुण भक्ति धारा के हैं, 11 के बी। 12, किस कवि का भावबोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि समकालीन समय में भी उनकी उपदेयता यथावत है? 12 का सी बिहारी, दिनकर, कबीर, तुलसी। 12 का सी कबीर। क्वेश्चन नंबर हम 13 पर आते हैं। किनके कविताओं में सच से सीधे साक्षात्कार अर्थात आँखीन देखी की प्रस्तावना है? बिहारी, मोहम्मद इकबाल, कबीर, दिनकर। 13 का सी कबीर। क्वेश्चन नंबर 14, ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह उसका अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात किसने कही है? रहीम ने, कबीरदास ने, शंकर शैलेंद्र ने, अरुण कमल ने। इसका सही जवाब है 14 का भी कबीर दास ने। क्वेश्चन नंबर 15 का है, जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे कहते हैं? निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा, डी कृष्ण भक्ति धारा। तो 15 का सही जवाब है ए निर्गुण भक्ति धारा।
16। कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन किया गया है? रूढ़िवादी विचारों का, वेशभूषा का, चाल चलन का, रहन सहन का। तो कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन किया गया है, इस चैप्टर का इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के रूप में रखिए और कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। कबीर के किस पद में कागज की लेखी की जगह आखिन देखी की प्रतिष्ठा की है? पहले पद, दूसरे पद की पहली पंक्ति, दूसरे पद की चौथी पंक्ति। ये है पहले पद में। इस प्रकार से छात्रों हमने चैप्टर नंबर 11 को भी कंप्लीट कर लिया। इसमें 17 क्वेश्चन था और 17 क्वेश्चन को हमने देखा। बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 12 विक्रमशिला पर। बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 12 विक्रमशिला पर। चैप्टर नंबर 12 आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 का नाम है विक्रमशिला। पहला क्वेश्चन, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किसने किया? गौतम बुद्ध ने, अतीश दीपंकर ने, महावीर ने, हरिभद्र ने। तो इसका सही जवाब है अतीश दीपंकर ने। किसने किया? अतीश दीपंकर ने। क्वेश्चन नंबर 2, किसे शांति भद्र भी कहा जाता है? हरिभद्र को, शांति रक्षित को, द्वार पंडित को, आर्यभट्ट को। तो इसका सही जवाब है 2 का ए, हरिभद्र को। क्वेश्चन नंबर 3, विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजा के संरक्षण में हुआ? देवपाल के, रामपाल के, धर्मपाल के, विजयपाल के। तो 3 का सी, धर्मपाल के समय। क्वेश्चन नंबर 4, 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे? तक्षशिला में, नालंदा में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। 4 का सी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 5, विक्रमशिला उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन गया था 10वीं 11वीं सदी तक, 13वीं सदी तक, 12वीं 14वीं सदी तक, 9वीं सदी तक। 5 का ए, 10वीं और 11वीं सदी तक। 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? हरिभद्र, शीलभद्र। तो इसका प्रथम कुलपति था 6 का ए, हरिभद्र। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 7 पे। 7 पढ़िए आप लोग। 7 कर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे? 4, 5, 6, 7। इसका सही जवाब है 6, 7 का सी। 8, विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे? 500, 1000, 1500, 2000। तो यहाँ रहते थे 8 का बी, 1000। क्वेश्चन नंबर 9, विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे? 10, 5, 6, 2, 6। क्वेश्चन नंबर 10, विक्रमशिला में पुरातात्विक खनन के दौरान भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुआ? भगवान महावीर की, भगवान कृष्ण की, भगवान बुद्ध की, भगवान शंकर की। 10 का सी, भगवान बुद्ध की। आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? खगोल विद्या, चिकित्सा, तंत्र विद्या, धर्म प्रचार। खगोल विद्या। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 12 पर। लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? आर्यभट्ट, अतीश दीपंकर, धर्मपाल, आचार्य अंतरिक, शांति रक्षित। तो 12 का बी, अतीश दीपंकर। 13, आधुनिक भागलपुर जिला किस प्राचीन महाजनपद के नाम से प्रचलित है? अंग, मगध, काशी, वज्जी। 13 का ए, अंग। क्वेश्चन नंबर 14, 14 का विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजवंश के काल में हुआ? पाल वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश। 14 का ए, पाल वंश। क्वेश्चन नंबर 15, विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था? 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। तो 15 का सी, 8वीं। 16, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ? 12वीं सदी, 13वीं सदी में, 11वीं सदी में, 10वीं सदी में। 16 का बी, 13वीं सदी में विनाश हो गया था। 17, विक्रमशिला साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी, निबंध, एकांकी, जीवन। तो ये है निबंध। 17 का बी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर।
पुरातात्विक खनन में कितने फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है? 3 फीट, 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट। 18 का सी 4.5 फीट। 18 के बाद 19। 10वीं-11वीं सदी तक पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, दिल्ली। 19 का बी विक्रमशिला। 20। 13वीं सदी के आरंभ में किसके आक्रमण के कारण विक्रमशिला विश्वविद्यालय सर्वनाश हो गया? मुगल, तुर्क, मंगलों, यहूदियों। 20 का बी तुर्कों। 21। भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे? दास मानकर, पुत्रवत मानकर, आम आदमी मानकर, अनुज मानकर। तो इसका सही जवाब होगा पुत्रवत मानकर। 21 का बी। 22। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था? मध्यकाल में, बौद्ध काल में, प्राचीन काल में, आधुनिक काल में। तो ये बौद्ध काल में। 22 का बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 क्या कह रहा है? भारत की अस्मिता का अभेद कवच किसे कहा गया है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, मगध विश्वविद्यालय को, रांची विश्वविद्यालय को, दिल्ली विश्वविद्यालय को। तो इसको हम देते हैं आपको होमवर्क। क्या सही जवाब होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो छात्रों, इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 12 भी एंड कर लिए, फिनिश कर लिए। चैप्टर नंबर 12 में कुल 23 क्वेश्चन था और चैप्टर का नाम था विक्रमशिला। ज़रूर आप लोग 102 बार वीडियो को देख लीजिए, आपका 100% रिजल्ट में अच्छा नंबर आएगा। तो विक्रमशिला हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 पर। चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 क्या कह रहा है? दीदी की डायरी। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? दीदी से, माँ से, भैया से, नीलू से। तो संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा मिली थी दीदी से। 1 का ए। क्वेश्चन नंबर 2। व्यक्ति का प्रत्येक दिन क्या लिखना चाहिए? भजन, डायरी, गीत, कहानी। तो डायरी लिखना चाहिए। 2 का बी। 3। सत्य के प्रयोग पुस्तक रचयिता कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, गांधी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो 3 का बी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 4। भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है, किसने कहा था? खरीदार ने, मालिक ने, नौकर ने, दही वाली ने। 4 का बी मालिक ने। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 कह रहा है संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बापू से, नेहरू से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो 5 का बी बापू से। 6ठा। 8वीं कक्षा में पढ़ती है अंजू, मंजू, संजू, इनमें से कोई नहीं। 6 का सी संजू। संजू पिकनिक मनाने गए 4 जनवरी 97, 3 जनवरी 97, 5 जनवरी 97 और 8 जनवरी 97। तो 7 का बी 3 जनवरी 97। 8वां। किताबें पढ़ने का शौक किसे है? बाल गोविंद भगत को, हामिद को, कसारा को, संजू को। तो ये है संजू को। 9वां। संजू किस सहेली की शादी बचपन में ही करा दी गई थी? संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही करा दी गई? दीपा की, शिखा की, अंकिता की, नीलू की। तो ये था नीलू। 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे किस महीने के थे? मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी। तो ये था 10 का सी जनवरी महीने की। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। संजू कैसी लड़की है? हंसमुख, गुस्सैल, जिद्दी, सरल। 11 का ए हंसमुख लड़की है संजू। 12। संजू को क्या पढ़ने का शौक है? कहानी, कविता, कॉमिक्स, सभी। तो संजू को सभी चीज़ पढ़ने का शौक है। 12 का डी।
13। संजू को उपहार में क्या मिलता है? खिलौना, किताब, कलम, डायरी। तो 13 का बी, संजू को किताब मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14। तोते चांद किसकी कहानी है? भारतीय लड़की की, जापानी लड़की की, नेपाली लड़की की, ब्रिटिश लड़की की। तो ये है जापानी लड़की की, 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15। स्कूल में संजू किस चीज़ की तलाश में रहती है? चटपटी पुस्तक, कहानी की पुस्तक, कॉमिक्स, कविता की पुस्तक। तो इसका आंसर आप होमवर्क में दीजिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? संजू स्कूल में किस चीज़ के तलाश में रहती हैं? 16। दीदी की डायरी साहित्य विधा है? कहानी, जीवनी, रेखाचित्र, डायरी। 16 का ए, कहानी। 16 के बाद है क्वेश्चन नंबर 17। 17 पर आइए। 17 एक बार देखिए आप लोग। ये है 17। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू के करिश्मे को देख संजू मचल गई? दीदी के, नीलू के, बिमला के, अंजू के। 17 के ए, दीदी के। क्वेश्चन नंबर 18। दीदी की डायरी किसके द्वारा लिखी गई है? बंशीधर श्रीवास्तव, राम वृक्ष बेनीपुरी, संकलित, कामता प्रसाद सिंह। 18 का सी, संकलित। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, स्कूल जाने के लिए घर से निकली तब कौन छींका? दीदी ने, रिक्शा वाला ने, दादी ने, नीलू ने। तो उस समय सिक्का था रिक्शा वाला। तो इस प्रकार से छात्रों हमने चैप्टर नंबर 13 दीदी की डायरी को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चैप्टर नंबर 14 पर चलेंगे, जिसका नाम है पीपल। पीपल, पहला क्वेश्चन है, पीपल शीर्षक कविता के केंद्र में क्या है? प्राचीन पीपल वृक्ष, आम्र वृक्ष, नीम वृक्ष, बड़ वृक्ष। तो इसका सही जवाब है 1 का ए, प्राचीन पीपल वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 2। कमल की कोमल डंठल को कहते हैं? मृणाल, मराल, तमाल, फुनगी। 2 का ए, मृणाल। 3। पावस की फुहार पड़ने पर किसके सितार बज उठते हैं? योगी के, बी है साधु के, सी है पंछी के, डी है नर्तकी के। यहाँ होगा पंछी के। 4। पीपल के किस भाग में पंछी और गिलहरियों के घर है? फुनगी पर, तने पर, कोटर में, जड़ में। तो इसका सही जवाब है कोटर में। 5। जल के ऊपर उठता मृणाल फुनगी पर लिखता कमल लाल पंक्ति किस कविता से हैं? पीपल, झांसी रानी, बच्चे की दुआ, करमवीर। ये हैं पीपल। 6। छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है? प्रकृति चित्रण, यथार्थ चित्रण, श्रमिक वर्ग की वकालत, बसंत ऋतु की विशेषता। 6 का ए, प्रकृति चित्रण। 7। पीपल पाठ की विधा है? कहानी, निबंध, डायरी, कविता। ये है कविता। 7 का डी। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार गोल, लंबा, त्रिकोण, पतला। गोल। 8 का ये। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। निर्झर के पास पीपल सुनता रहता कलकल छलकल, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? गोपाल सिंह नेपाली, रामधारी सिंह दिनकर, नरोत्तम दास, सूर्यकांत त्रिपाठी। 9 का ए, गोपाल सिंह नेपाली। 10। पीपल कविता के रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल, दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, अरुण कमल। 10 का सी, गोपाल सिंह नेपाली। 11। पीपल के आसपास कौन कौन पेड़ हैं? जामुन, इमली, करील, सभी। इसका जवाब है सभी। 11 का डी। 12। प्राकृतिक चित्रण कालिदास कविता की उल्लेखनीय विशेषता है? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावादी, रीतकालीन। 12 का सी, छायावादी।
13। किसके पास खड़ा हो पीपल कल कल छल छल सुनता रहता है? नदी, निर्झर, पहाड़, वन। 13 का बी, निर्झर। 14। ऊपर विस्तृत नभजल नील, नीचे वसुधा में नदी झील, जामुन तमाल इमली करील। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की है? करमवीर की, कि बच्चे की दुआ की, कि पीपल की, कि खुशबू रचते हैं हाथ की? तो इसका सही जवाब है 14 का सी, पीपल। 15। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं चह चह, वाह वाह, राह राह, कह कह। 15 का सी, राह राह। क्वेश्चन नंबर 16। गोपाल सिंह नेपाली की रचना है तू जिंदा है तो, पीपल, करमवीर, सुदामा चरित। 16 का बी, पीपल। 17। पीपल शीर्षक कविता में किसका वर्णन है? शहर के सौंदर्य का, गांव के सौंदर्य का, वन प्रांत के, कस्बा। 17 का सी, वन प्रांत के सौंदर्य। 18। पीपल कविता किससे हमारा आत्मीय परिचय करवाती है? बड़प्पन का, वृक्ष के स्वरूप से, पत्तों की संरचना से, प्रकृति के विविध रूप से। 18 का डी। 19। बुलबुल पंछी कब गाने लगती हैं? वर्षा की फुहार पड़ने पर, गर्मी में, सर्दी में, रात में। वर्षा की फुहार पड़ने पर। 20। निद्रा में ही होता प्रभात, कट जाती है इस तरह रात फिर, वही बात रे वही बात किस कविता की पंक्ति है? तू जिंदा है तो, बी है पीपल, सी है करमवीर, डी है सुदामा चरित। सही जवाब है पीपल। इस तरह से छात्रों हमने चैप्टर नंबर 14 को भी कंप्लीट कर लिया। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन था और हम एक और चैप्टर देखते हैं 15, और फिर इसका तीसरा पार्ट वीडियो आएगा, उसमें आप लोग देखिएगा। 15 चैप्टर का नाम है दीनबंधु निराला। एक क्वेश्चन है, दीनबंधु निराला की नियुक्ति सबसे पहले कहाँ हुई? आश्रम में, धर्मशाला में, वृद्धाश्रम में, रामकृष्ण मिशन में। तो इसका जो है सबसे पहले हुआ था एक कड़ी रामकृष्ण मिशन। क्वेश्चन नंबर 2। दीनबंधु किसके नाम से जोड़ा गया? मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रा नंदन पत। 2 का सी। कलकत्ता, कोलकाता क्या है? छोटा शहर, महानगर, एक राज्य, एक प्रदेश। 3 का कलकत्ता या कोलकाता, ये एक महानगर है। 3 का बी। 4। इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को कहते हैं? इच्छा पूर्ति पेड़, मनोकामना पूर्ति पेड़, कल्पतरु, काया कल्पतरु। 4 का सी, कल्पतरु। 5वां क्वेश्चन है, दमकती दारिम दशना वाली किस पाठ से संबंधित है? दीनबंधु निराला, खेमा, ठेस, बाल गोविंद भगत। दीनबंधु निराला से। 5 का ए। आते हैं हम चैप्टर नंबर 6 पे। भागवत विभूतियाँ किन्हें खूब मिली थी? नेपाली जी को, निराला जी को, प्रेमचंद्र जी को, बिहारी लाल को। 6 का बी, निराला जी को। 7। कोलकाता, कलकत्ता में है मीनाक्षी मंदिर, स्वर्ण मंदिर, बेलूर मठ, अमरनाथ। 7 का सी, बेलूर मठ। क्वेश्चन नंबर 8। जो रहीम दिन्ही लखे दीनबंधु सम होय किस लेखक पर सटीक बैठती? गोपाल सिंह नेपाली, सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। 8 का बी, सूर्यकांत त्रिपाठी। दीनबंधु निराला पाठ की विधा है? कविता, निबंध, कहानी, रेखा चित्र। 9 का बी, निबंध। 10। जो रहीम दिन्ही लखे दीनबंधु सम होय, यह किनके प्रसिद्ध दोहे की एक पंक्ति है? कबीर की, रहीम की, मोहम्मद इकबाल की, बिहारी की। 10 का बी, रहीम। 11। दीनबंधु निराला निबंध के लेखक कौन है?
राम वृक्ष बेनीपुरी, आचार्य शिवभोजन सहाय, आचार्य शिवभोजन सहाय। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि है गोपाल सिंह नेपाली, बिहारी, कबीरदास, सूर्यकांत। तो सूर्यकांत त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 13। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं को उद्घाटन करता है। चिकित्सा चक्र, दीनबंधु निराला, दीदी की डायरी, हौसले गुरान। 13 का बी, दीनबंधु निराला। 14। किनका अधिकांश अवकाश काल दिनों की दुनिया में बीतता था? निराला का, दिनकर का, नेपाली का, रेणु का। निराला का। 14 का 15। धन किनके पास अतिथि के समान अल्प अवधि तक ही टिकने आता था? रामधारी सिंह दिनकर, दीनबंधु निराला, कर्पूरी ठाकुर, हरिऔध। 15 का बी, दीनबंधु निराला। 16। दीनबंधु निराला बंगीय समाज में किस तरह घुल मिल जाते थे? दूध पानी, दूध दही, दूध मिश्री। तो 16 का सी, दूध मिश्री। क्वेश्चन नंबर 17। याचकों के लिए तो कल्पतुरी थे ही, अपने मित्र के लिए मुक्तहस्त दोस्त प्रस्त कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर, कर्पूरी, बेडा बनारसी, दीनबंधु निराला। 17 का डी, दीनबंधु निराला। 18। कामनी कंचन का त्याग करके कौन गृहस्थ आश्रम में ही सन्यासी बने? शंकर शैलेंद्र, प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी, आचार्य शिवभोजन सहाय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 19। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ पे से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने मित्रों के लिए क्या थे? साहित्य अनुरागी, बुरे व्यक्ति, मुक्तहस्त दोस्त परस्त, कठोर व्यक्ति। तो ये क्वेश्चन आपको देते हैं हम होमवर्क के रूप में, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस तरह से छात्रों हमने 15 चैप्टर तक आज कंप्लीट कर लिए हैं। सेकंड वीडियो में हम थर्ड वीडियो में 8 चैप्टर जो और रह गया उसको कंप्लीट कर देंगे। मात्र 3 ही वीडियो में टोटल नॉन हिंदी को हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग 1 से 2 बार एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, 100% आपको क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। किसी भी प्रकार का और सुझाव है, किसी और विषय का ऑब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित ही बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।